सिड भेस बदलकर हर्ष को मिलने चल दिया। हर्ष को अब पूरा होश आ गया था। हर्ष के हाथ पैर बंधे हुए थे। हर्ष कुर्सी पर बंधा था। उसके मुंह पर टेप लगाई थी। वो अपने आसपास देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और उससे क्या चाहते हैं। एक आदमी ने सिड के कहने पर संग्राम के पापा को फ़ोन किया। हेलो सर, फ़ोटो ध्यान से देखकर बताना कि तेरा ही बेटा है ना। हमने उसे किडनैप कर लिया है। बचाना है तो मेरे फ़ोन का वेट करना। उसे बताने के बाद सिड ने संग्राम को फ़ोन किया। हेलो संग्राम, काम हो गया, उन्हें बता दिया है। उन्हें दोबारा फ़ोन करना है। क्या कहना है बताओ। पापा से कहना कि रेखा को लेकर आना। दोनों की मर्जी से ही सब काम होते हैं, इसलिए अब दोनों का होना ज़रूरी है। जितना भी उगलवा सको उगलवा लेना। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरा नाम भी ले देना। संग्राम गुस्से से बोला। ओके, तुम्हारे नाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेरी सारी हिस्ट्री निकलवा लूँगा उनसे। बहुत परेशान किया है इन सब ने मेरे दोस्त को, अब और नहीं, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसने हर्ष को खूब डराया। वो चिल्लाता रहा और वो रिकॉर्डिंग करता रहा। बाद में उसने रिकॉर्डिंग सुनी। ऐसा लग रहा था मानो हर्ष को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि सच ये था कि उसे अंधेरे से डर लगता था और इन्होंने उसके हाथ पैर बांध कर एक खाली अंधेरे कमरे में रख दिया था। उसकी जान निकल रही थी। उन्होंने वो रिकॉर्डिंग संग्राम के पापा के फ़ोन पर भेज दी। उसे सुनते ही उनके हाथ पैर ठंडे हो गए। तभी एक मैसेज आया। उन्होंने झट से खोला। पूछोगे नहीं हम कौन हैं? उसके पापा सोच ही रहे थे कि उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने झट से उठाया। कौन हो तुम? मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं उस बूढ़े नौकर का बेटा हूँ जिसे तुमने अपने बेटे के कमरे में आग लगाने के बदले जेल में सड़ने भेज दिया और खुद बाहर ऐश कर रहे हो। सिड ने अपनी आवाज़ और लहजा बिल्कुल बदल दिया था। लेकिन तुम्हारे बाप को हमने इसके पैसे दिए थे, पापा बोले। अच्छा तो ठीक है, यही बात है तो अब आप पैसे रखिए और आपके बेटे को मैं जन्नत दिखाता हूँ। जैसे मेरा बचपन बाप के प्यार के बिना गुजरा है, अब आप अपना बुढ़ापा अपने बेटे के बिना गुजारना, कहकर उसने ऐसा दिखाया कि वो फ़ोन बंद करने लगा है। रुको रुको, फ़ोन बंद मत करना। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम जितना पैसा कहोगे मैं देने को तैयार हूँ। तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना। पापा मिन्नतों पर उतर आए थे। अब कुछ अक्ल की बात की है। ठीक है तो कान खोलकर सुन लो। मुझे पापा ने सब बता दिया था कि उस वक्त क्या हुआ था। कैसे आपने अपनी पहली पत्नी को भगाया और कैसे बेटे के कमरे में आग लगाई। सारे सबूत हैं उनके पास। अब बात आती है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी रेखा रानी के साथ मेरे पास आएं और जितनी कीमत तुम अपने बेटे की दे सकते हो वो लेकर आना। तब बात करेंगे। लेकिन लाना कहाँ है? पहले तुम सब इकट्ठा कर लो, मैं 1 घंटे में कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, वो 1 घंटे में उत्तराखंड से यहाँ नहीं आ सकती। कम से कम 5 घंटे लगते हैं। तो मुझे इतना टाइम तो दो, पापा बोले। चलो दिया, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। जितने जल्दी करोगे उतना ही तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा है, कहकर सिड ने फ़ोन बंद कर दिया। वो अपने आप को गाना गाने से रोक नहीं पाया। उसने उसी वक्त संग्राम को फ़ोन किया। हेलो यार, सब सेट हो गया, बस एक पंगा है। वो कह रहा है कि उसे आने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे। लगने दे, हमें भी कौन सी जल्दी है। जहाँ इतने साल निकाले हैं वहाँ चंद घंटे और सही, संग्राम बोला। सिड की बातों में ध्यान नहीं रहा कि वो अभी भी हर्ष के कमरे में ही है। सिड को बातों में ध्यान नहीं रहा। वो आराम से संग्राम से बात कर रहा था। वो बोला, ये तो है ही। वैसे संग्राम, मैंने एक बात सोची है। मैं तो विलेन का काम भी बहुत अच्छा करता हूँ, तुझे पता है। वो मेरी आवाज़ से इतना डर गए कि मिन्नतें करने लगे कि थोड़ा टाइम और दे दो, उसे कुछ मत कहना। ठीक है, अब तू यही काम शुरू कर दे, लोगों को डराने का। हंसते हुए संग्राम ने फ़ोन बंद कर दिया। सिड अभी हंस ही रहा था कि हर्ष बोला, आप ये काम संग्राम भैया के कहने पर कर रहे हो? मेरे भैया कैसे हैं? मुझे मिला दो उनसे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पहले तो सिड घबरा गया, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि संग्राम ने कहा था कि मेरा नाम ले देना। सो वो बोला, क्यों? अब क्या उसे और कोई नया दुख देना है? नहीं, मैं भैया को दुख क्यों दूंगा? भैया के कारण ही तो मैं इन्हें तंग कर रहा हूँ। मैंने कोई नशा नहीं किया, मैं सब एक्टिंग कर रहा था। अच्छा, तो वो बार में नशे में धुत होकर लड़कियों के साथ नाचना गाना, वो सब भी नाटक था क्या? सिड ने पूछा। हाँ, सब नाटक था, अपने पापा को तंग करने का। वो जितना गुस्सा होते हैं मैं उतना ज़्यादा तंग करता हूँ। मुझे इनके कामों का कुछ कुछ पता है। मैंने बुआ और पापा की बात सुनी थी कि उसने कैसे भाभी के बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार डाला। तब से मुझे इनसे नफ़रत हो गई। मैंने उस वक्त ये तय किया था कि
मैं इनकी हरकतों पर नज़र रखूँगा और भैया भाभी की मदद करूँगा। लेकिन इससे पहले ही इतना सब कुछ हो गया। भाभी घर छोड़ गईं, पृथ्वी भैया ने कंपनी खाली कर दी, पर कर्मा ने उनकी जान ले ली। फिर संग्राम भैया ही कहीं चले गए। उस दिन मैंने भैया को बहुत ढूंढा पर भैया नहीं मिले। फिर पापा आ गए, मुझे कंपनी में बिठा दिया ताकि वो भैया से कंपनी हड़प सकें। पर मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैंने ये नशे का नाटक किया। सिड ने तालियां मारते हुए कहा। फिर तो तुमने किडनैप भी खुद को इसीलिए करवाया होगा। तुम्हें पहले से पता था कि संग्राम तुम्हें किडनैप करवाएगा? नहीं, ये मुझे पता नहीं था। पर हाँ, मैंने नशे में ना होते हुए भी खुद को किडनैप होने दिया क्योंकि मैं पापा को तंग करना चाहता था। मैं उन्हें तड़पता हुआ देखना चाहता था। उन्होंने जैसे बड़ी मम्मी और संग्राम भैया को दर्द दिया, उन्हें भी वही दर्द देना चाहता था। हर्ष गुस्से से बोल रहा था। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? सिड ने पूछा। कैसे यकीन करोगे? हर्ष ने पूछा। लेकिन सिड वहां से निकल आया था। हर्ष की आंखों पर पट्टी थी, इसलिए वो देख नहीं सकता। इसलिए वो उसे पुकार रहा था, चिल्ला रहा था। मुझे मेरे भाई से मिला दो, संग्राम भैया को बुला दो, मैं सच कह रहा हूँ, बुला दो। सिड दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया और उसी वक्त संग्राम को फ़ोन किया। संग्राम अभी उससे बात करके वॉशरूम गया था। फ़ोन की आवाज़ सुनकर उसने सोचा कि छवि का फ़ोन होगा। ये सोचते ही वो जल्दी से कमर पर टॉवेल लपेटकर बाहर आकर फ़ोन उठा लिया। उसने नंबर भी नहीं देखा। हेलो छवि, कैसी हो? पेपर कैसा हुआ? छवि के सिवा किसी और का भी ध्यान आता है तुझे? तू अभी तो बात हुई थी तेरे साथ, अब क्या हुआ यार? यार बात बहुत सीरियस है। संग्राम हर्ष ने पासा ही पलट दिया। कहता है कि वो अपने मम्मी पापा की जगह तुझे और तेरी मम्मी को प्यार करता है और तुम्हें दिए दर्द का बदला उनसे लेने के लिए ये नशे का नाटक कर रहा है। वो तुझसे मिलना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उस पर विश्वास करूं या नहीं, सिड बोला। ये हो सकता है क्योंकि हर्ष मेरी हर बात मानता था और बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब से मैं वहाँ से निकला हूँ, तब से ही ये सुना कि वो ऐसा हो गया है। शायद जो वो कह रहा है वो सच है। संग्राम कुछ याद करते हुए बोला। हाँ, वो कह रहा था कि जब से बुआ ने तुम्हारा बच्चा मारा, तब से वो उन लोगों से नफरत करने लगा और तुम दोनों के जाने के बाद से ही नशे लेने शुरू कर दिए थे। अब ये सब सच है या नहीं, हम उसे अपना प्लान नहीं बता सकते, सिड ने कहा। ऐसा करते हैं, तुम उससे मेरी बात करवा दो, मैं खुद ही पूछता हूँ। सिड उसी वक्त फ़ोन लेकर हर्ष के पास गया। हर्ष, ये लो, संग्राम से बात कर लो। उसने इसकी स्पीकर ऑन करके फ़ोन हर्ष के सामने कर दिया। संग्राम बोला। हर्ष, मुझे सिड ने सब कुछ बताया। तुम सच कह रहे हो? भैया, भैया आप ठीक हो? मैं कब से कह रहा हूँ मुझे आपसे मिलना है। मैं किसी पापा को नहीं जानता, बस मैं आपको जानता हूँ। जब से होश संभाला बस आप ही थे मेरे साथ। पापा या मम्मी कभी नहीं थे। आपने खेलना सिखाया, आपने पढ़ना सिखाया। फिर जब आप जल गए थे तो उस साल मैं फेल भी हो गया था क्योंकि मैंने देखा था कि कैसे मम्मी पापा ने ये साजिश की थी। मैं तब से ही उनसे दूर रहने लगा। हर्ष उसकी आवाज़ सुनकर ही रोने लगा। तुम्हें पता है कि ये आग किसने लगाई थी? नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैंने मम्मी पापा की बातें सुनी थी। वो कह रहे थे कि काम ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता भी ना चले और संग्राम मर जाए। उस वक्त मैं छोटा था, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं चला। अच्छा, क्या अब तुम हमारी हेल्प करोगे? हमने तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाया है। तुम उनसे ये बात निकलवा सकते हो कि ये सब किसने किया? संग्राम ने उससे प्यार से पूछा। हाँ भैया, बस आप मेरा हाथ मत छोड़ना। मुझे अपने साथ रखना, मैं सब करूँगा। मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना, हर्ष रोते हुए बोला। तू फिक्र ना कर, तू मेरा लाडला भाई था, तू मेरा लाडला ही रहेगा। ठीक है, तू आराम कर। सिड, मेरी बात सुनो। उसने धीरे से सिड को अपना प्लान समझाया। फिर संग्राम ने फ़ोन बंद किया और बैठकर सोचने लगा कि हर्ष सच कह रहा है या झूठ। क्या पता, जैसे मुझे पृथ्वी भैया के साथ बिताए अच्छे दिन याद आते हैं, ऐसे ही उसे भी मेरे साथ बिताए दिन याद आते होंगे। ये इंसान भी अजीब होता है। एक तरफ ये पापा और बुआ हैं जिन्हें पैसे के सिवा कुछ नहीं दिखता, और दूसरी तरफ हर्ष है और मैं हूँ जो थोड़े से मिले प्यार की भी कद्र करते हैं। संग्राम काफ़ी देर बैठा सोचता रहा। फिर जब ठंडी हवा का झोंका उसके नंगे बदन से टकराया, तब उसे याद आया कि उसने कपड़े तो पहने ही नहीं। वो उठकर कपड़े बदलने चला गया। छवि और मीना बैठे पढ़ाई कर रही थीं। अगले दिन पेपर था। मीना की मम्मी उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थीं। वो दोनों के पहले पेपर तो ठीक हो गए थे, अब 3 और रह गए थे। छवि के कारण मीना के पेपर भी अच्छे हो रहे थे, इसलिए मीना के पापा भी कुछ नहीं कह रहे थे।
मीना फ़ोन पर सहस के साथ वीडियो कॉल कर रही थी। जब मम्मी आती थी तो वो फ़ोन को उल्टा रख देती थी ताकि मम्मी उनकी सहस को ना देख लें। फिर भी उसकी मम्मी जूस देने आईं तो उन्होंने सहस को देख लिया। वो बोली, ये तो सहस है। सहस, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ आंटी जी। वो भी घबरा गया। फिर बोला, वो छवि कह रही थी कि कुछ सवाल उसे समझ नहीं आ रहे, वही डिस्कस कर रहे थे। ओह हाँ बेटा, छवि बहुत ही अच्छी बच्ची है, बिल्कुल मीना जैसी ही है। बेटा तुम भी कभी आ जाना। अच्छा चलो तुम लोग पढ़ लो, कहकर मम्मी चली गई। तब जाकर तीनों की जान में जान आई। तीनों ने एक साथ सांस छोड़ी और चैन की सांस ली। अब ये आशिकी छोड़ो और पढ़ाई कर लो, मुझे भी फंसा दिया था, छवि ने दोनों को प्यार से डांटा। फिर वो लोग पढ़ने लगे। सिड ने संग्राम की बात मानकर पिछले फ़ोन के 7 घंटे बाद फ़ोन किया। वो हर्ष के सामने ही था और उसने हर्ष को पहले ही समझा दिया था। फ़ोन उठते ही उसके पापा बोले, रेखा आ गई है, पैसे भी इकट्ठे कर लिए हैं, बताओ कहाँ आना है। एड्रेस नोट कर लो, साइन कम्युनिटी बिल्डिंग 7, आ जाओ, बाकी हम देख लेंगे। सिड ने एड्रेस बताया तो पीछे हर्ष चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे। आह! उसकी चीखें सुनकर उसके पापा को और भी तकलीफ हुई और वो बोले, हम अभी आ रहे हैं, इसे कुछ मत कहना। रेखा भी रो रही थी। सिड घड़ी में टाइम देखकर बोला, उन्हें यहाँ 20 मिनट में आ जाना चाहिए। उसने हर्ष से कहा, आप चिंता मत करना, उनसे हर बात मैं निकलवाऊंगा, जैसा भैया कहते हैं मैं करूँगा। हर्ष बोला। पूरे 25 मिनट बाद सिड का फ़ोन बजने लगा। उसने उठाया तो संग्राम के पापा बोले, हाँ जी हम नीचे आ गए हैं। सिड ने खिड़की से नीचे झांका तो सच में वो आ गए थे। उसने आसपास का जायजा लिया कि कहीं कोई पुलिस वगैरह तो नहीं है। जब पूरा भरोसा हो गया तो वो बोला, बिल्डिंग में अंदर आ जाओ। फिर फ़ोन बंद करके अपने आदमियों से बोला, नीचे जाओ, जैसा कहा है वैसा ही करना। फिर 4 लोग नीचे चले गए। उन्होंने संग्राम के पापा और उसकी सौतेली माँ की आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर उन्हें ले गए। उन्होंने लिफ्ट में सारी फ्लोर के नंबर दबा दिए ताकि इन्हें पता न चले। ये बिल्डिंग इनके दोस्त के अंडर थी और अभी खाली थी, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ देर लिफ्ट में ऊपर नीचे करने के बाद वो लोग उसे सिड के पास ले आए। उन्हें सोफे पर बिठा दिया। उनके एक तरफ सिड बैठा था। तभी संग्राम भी वहाँ आ गया। सिड उठकर उसे मिलने आ रहा था तो संग्राम ने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। सिड टिक कर बैठ गया। सिड ने पूछा, हर्ष को हम एक शर्त पर आपके हवाले करेंगे। आपको संग्राम के कमरे में लगी आग की असलियत बतानी होगी। मुझे कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी कि मेरे पापा निर्दोष थे। हर्ष बगल वाले कमरे में था। वहाँ पर स्पीकर पर वो उनकी बातें सुन रहा था। उसका दिल अब इनके लिए भी दुख रहा था कि ये दोनों इसके लिए यहाँ आ गए। बेशक इन्होंने बुरे काम किए पर इसे कभी दुख नहीं होने दिया। वो सोच ही रहा था कि उसे शारदा मम्मी की याद आई। उसे याद आया कि वो उसे छोटे के बराबर ही प्यार करती थी, दोनों को हर चीज़ बराबर देती थी, पर पापा ने उन्हें घर से निकाल दिया। पता नहीं वो हैं भी या नहीं। फिर पापा खुद मतलब के लिए संग्राम भैया को ज़्यादा प्यार करते थे और मुझे डांटते रहते थे। वो संग्राम भैया ही थे जो इसे प्यार देते थे और इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। उन्हें भी इन लोगों ने इतने दुख दिए, इन्हें खुश होने का कोई हक नहीं है। हम बता देंगे, तुम हर्ष को छोड़ दो प्लीज़। पापा बोले, ठीक है छोड़ दूंगा, पर तुम सारी कहानी सुनाओ। सिड भारी आवाज़ में बोला। ये उस समय की बात है जब संग्राम 18 का हो गया था। अब तक इसकी प्रॉपर्टी और कंपनी मैं संभाल रहा था, लेकिन 18 के होते ही सब इसके पास चला जाना था। तो मैंने इसे 18 साल के होते ही तय कर लिया था कि अगर अब ये मर जाता है तो सब कुछ मुझे ही मिल जाएगा। ये आग लगाने की सलाह स्मिता की थी। वो चाहती थी कि संग्राम के साथ उसके सबूत, उसकी फ़ोटोज़ भी जल जाएं। उसने और रेखा ने मिलकर ये आग लगाई थी और फिर तुम्हारे पापा को उसी ने पैसे देकर इल्ज़ाम अपने सिर लेने को कहा था। संग्राम की आंखों से पानी बह रहा था। उसने सिड को इशारा किया कि इन्हें यहाँ से ले जाओ। सिड को भी उनके कमरे में ले आए और संग्राम बोला, हर्ष तुम बताओ कि इनके साथ क्या किया जाए। भैया इन्हें जेल भेज दो, ये लोग कभी सुधर नहीं सकते, जेल में रहकर शायद सुधर जाएं। हर्ष संग्राम की आवाज़ पहचान कर बोला। उसके पापा उसकी आवाज़ सुनते ही वो उसकी तरफ दौड़े, पर हर्ष की बात सुनकर वो रुक गए और बोले, हर्ष हमने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, अब तुम ही हमें जेल भेजना चाहते हो। पर हर्ष कुछ नहीं बोला। सिड ने पुलिस बुला ली थी और उनकी रिकॉर्डिंग के साथ उन्हें अरेस्ट करा दिया। उन्होंने पुलिस आने से पहले ही इनकी आंखें खोल दी थी। संग्राम ने उन पर उसे जलाकर मारने का इल्ज़ाम लगाया। वो जो पैसा लाए थे वो सारा पैसा संग्राम ने हर्ष को दे दिया।
ताकि वो बाकी की ज़िंदगी आराम से काट सके, और उसे समझाया कि पहले वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करे, जब भी मिलने का दिल करे मिलने आ जाए। फिर वो सिड के साथ वहाँ से आ गया। उसका दिल बहुत उदास था। वो छवि से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था। सो वो सिड को भेजकर खुद छवि के कॉलेज आ गया। संग्राम के रूप में वो प्रिंसिपल से मिलने का बहाना करके उनकी क्लास के आगे से गुजरा तो छवि ने उसे देख लिया। पेपर ख़त्म हो गया था, वो लोग फ्री बैठे बातें कर रहे थे। तभी छवि उठकर उसके पीछे भाग ली। संग्राम जी, संग्राम जी। वो उसके पीछे भागते हुए उसे आवाज़ें लगा रही थी। संग्राम कब से ये आवाज़ सुनना चाहता था। अब जब सुनी तो वह वहीं रुक गया। वो उसके पास आते देख रहा था। तभी छवि उसके ठीक सामने खड़ी उसे देख रही थी। वो धीरे से बोली, कैसे हैं आप? संग्राम ने उसे ऐसे देखा मानो आज पहली बार देख रहा हो। वो उसे ध्यान से देखता रहा। मैंने पूछा, कैसे हैं आप? छवि ने दोबारा पूछा तो संग्राम ने रिएक्ट किया और ऐसे दिखाया कि उसे पता ही नहीं कि छवि कॉलेज आ गई है। छवि, तुम यहाँ कैसे? आपने ही तो कहा था कि मुझे एग्ज़ाम देने चाहिए, बस इसलिए आ गई। एग्ज़ाम भी दे दिए हैं, एक ही पेपर और रह गया है, छवि बोली। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई। समय पर खाना खा लिया करो और अपनी सेहत का ध्यान रखना। तुम खुश तो हो ना? मैं वो कुछ कहती इससे पहले ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ठीक, सॉरी, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। देखो, रोओगी तो सब समझेंगे कि मैंने तुम्हें कुछ कहा है। कहकर वो उसके आंसू पोंछने लगा। उसे ध्यान ही नहीं था कि उसने दस्ताने नहीं पहने हैं, पर छवि ने ये देख लिया। क्या हुआ, आज आपने दस्ताने नहीं पहने? छवि चुप होकर उसके हाथ देखने लगी। अब मेरे हाथ पहले से ठीक हैं, इसलिए नहीं पहने। डॉक्टर कह रहे थे कि ऐसे एक दिन में पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। छवि एकदम से उससे लिपट गई। संग्राम को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसका बदन एक कंपन के बाद एकदम से तन गया। संग्राम ने खुद को संभाला और छवि को कंधों से पकड़कर खुद से दूर किया और बोला, छवि, मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। तुम हंसती रहा करो। मैं खुश हूँ। आप खुश हो? हाँ, अब खुश हूँ। तुमसे जो मिल लिया। अब यहीं रहोगी? नहीं, बस 2 पेपर और हैं, वो देकर वापस चली जाऊंगी। आप यहीं रहोगे? हाँ, मैंने कहाँ जाना है, मैं तो यहीं रह जाऊंगा, संग्राम ने कहा। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, क्या हम कहीं बैठकर बातें करें? चलिए, मैं मीना को फ़ोन कर दूँ। कहकर उसने मीना को फ़ोन किया। मीना ने झट से फ़ोन उठाया और बोली, मैडम कहाँ रह गई तू? मीना, वो संग्राम जी आए हैं, मैं उनके साथ बाहर जा रही हूँ, वापस आकर साथ में चलेंगे। ओके, ऐश कर, जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, मीना मस्ती मारती हुई बोली। छवि संग्राम के साथ चल दी। वो एक रेस्टोरेंट में आ गए। अंदर बैठने के बाद संग्राम ने बोलना शुरू किया। छवि, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो अपने बच्चे के साथ हुआ वो मैंने नहीं किया था, वो बुआ ने किया था। तुम्हें आज अपने परिवार की कहानी सुनाता हूँ। इन लोगों ने बहुत दुख दिए मुझे। इन सबको अपना समझता रहा, पर इन लोगों ने मेरा कोई भी अपना नहीं था। ये मेरा ये पापा मेरे अपने पापा नहीं हैं। ये मेरी मम्मी की दूसरी शादी के पति हैं। मैं बहुत छोटा था जब पापा मर गए। फिर इन्होंने मेरी मम्मी को भी घर से निकाल दिया। वो अपने साथ मेरे छोटे भाई को भी ले गईं। मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं। अब पता नहीं कहाँ होंगे वो दोनों। पता नहीं होंगे भी या। कहते कहते संग्राम की आंखें भर आईं। छवि ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। संग्राम ने आंखें पोंछ लीं। फिर वो खाना खाने लगे। संग्राम जी, सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। आप इस हालत में अकेले कैसे रहेंगे? छवि बोली। नहीं छवि, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम आना चाहो तो प्यार के कारण आओ, तरस खाकर नहीं, संग्राम ने उससे कहा। छवि कैसे कहती कि उसे उससे प्यार है। वो चुप हो गई। लंच करने के बाद संग्राम उसे मीना के पास छोड़ गया। वो जाने लगा तो सहस दौड़ता हुआ आया और बोला, संग्राम भैया, ये सब क्या है? आप इसे फिर छोड़ कर जा रहे हैं? ये आपकी पत्नी है, आप इसे कैसे छोड़ सकते हैं? इसे छोड़ना कौन चाहता है? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि ये खुश रहे, और इसे एक शर्त पर अपने साथ ले जाऊंगा, अगर इसे मुझसे प्यार है तो। अगर इसे मुझसे प्यार नहीं है तो मैं इसे अपने साथ उम्र काटने पर मजबूर नहीं कर सकता। इसे छोड़ दिया, अगर इसे अपना प्यार मिल गया तो ये उससे शादी कर ले, संग्राम बोला। ऐसे कैसे ये आपको छोड़कर किसी और की हो सकती है? छवि, तुम बोलो। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ इनकी हो, सिर्फ इनको चाहती हो, फिर तुम इन्हें क्यों जाने दे रही हो? सहस ने छवि से कहा। छवि खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। वो अभी भी अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार संग्राम को समझती थी।
बेशक उसने कह दिया कि ये सब बुआ ने किया, पर उसने अपने कानों से संग्राम को ये कहते सुना था कि ये बच्चा उसका नहीं है और वो किसी और का बच्चा नहीं रखेगा। ये सब सोचते ही छवि ने उन दोनों की तरफ देखा और बोली, मुझे कुछ समय सोचने के लिए चाहिए। सहस, तुम तब तक अपनी बहन बनकर मुझे वहाँ आंटी के पास रहने दोगे ना? पूछने की क्या बात है, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, तुम मेरी माँ के समान हो, इज्जत करता हूँ तुम्हारी। फिर वो संग्राम से बोला, क्या आप मुझे अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दे सकते हो, ताकि कल को छवि का मन बदले तो मैं इसे आपके पास पहुँचा सकूँ। सहस ने यह कहकर अपना फ़ोन संग्राम के आगे बढ़ाया। संग्राम अब तक उसकी बात सुनकर हैरान सा उसकी तरफ देख रहा था। उसने सहस के हाथ से फ़ोन लिया और अपना नंबर फीड कर दिया। वो सोच रहा था कि कहीं सहस को शक तो नहीं हो गया कि वो ही शरद है, लेकिन दूसरे ही पल उसे लगा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने सहस को फ़ोन वापस दे दिया। सहस ने फ़ोन में उसका नंबर देखकर अपना फ़ोन अपनी जेब में रख लिया। संग्राम ने एक बार छवि की तरफ देखा, फिर बोला, ओके, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। मेरा नंबर है तुम्हारे पास, फ़ोन करना, कहकर संग्राम वहाँ से निकल गया। छवि उसे देखती रही। उसके दिल और दिमाग में अभी तक जंग चल रही थी। उसका दिल कह रहा था कि वो संग्राम के साथ चली जाए, पर दिमाग कह रहा था कि जो उसने अपने कानों से सुना था वो सच था। जो संग्राम बोल रहा है वो सब झूठ है। वो सोचते ही रह गई और संग्राम चला गया। संग्राम कंपनी में आ गया। ओम आ गया था, उसने काम संभाल लिया था। सिड अभी अंदर आया ही था कि शरद वाले फ़ोन की बेल बजी। संग्राम ने फ़ोन निकाल कर देखा तो सिड के पापा का फ़ोन था। उसने सिड को नंबर दिखाया। सिड ने उसे हाथ जोड़कर इशारा किया कि बचा लेना। हेलो, हाँ जी, मैं शरद बोल रहा हूँ। मैं सिद्धार्थ का पापा बोल रहा हूँ। कौन सिद्धार्थ? संग्राम ने जानबूझकर कहा। सिड उसके एकदम पास आ गया और हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए कह रहा था, प्लीज़। तो संग्राम बोला, आप शायद सिड की बात कर रहे हैं। हाँ जी, कहिए, क्या कहना है? वो यही पूछना था कि वो ठीक से काम कर रहा है क्या? अगर कोई शिकायत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं जी, वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैंने तो उसे प्रमोशन भी दे दी है। ये हर काम ढंग से करता है। ये तो मेरी बैकबोन है। संग्राम ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। सिड भी खुश हो रहा था। अच्छा जी, तो ये बात है। हाँ जी, मेरा बेटा इंटेलिजेंट तो बहुत है। असल में ये जहाँ पहले काम करता था वो इसके दोस्त की कंपनी थी। उसने इसे जासूस बना दिया। काम काज करवाता नहीं था, बेकार बना के रख दिया इसको। इसकी हर बात मानता था, इस कारण ये थोड़ा बिगड़ गया है। चलो, थैंक यू जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। संग्राम ने उसे घूर कर देखा और बोला, कमीने, क्या तुझे मैंने बिगाड़ा? पैदाइशी बिगड़ा हुआ था तू, और वो मुझे इल्ज़ाम दे रहे थे। चलो, दोस्ती में इतना तो चलता ही है। देखा, सुना ना, ऐसे ही मुझे डांटते रहते हैं। थैंक यू यार, अब चैन आया। रोज़ कह देते कि आज फ़ोन करूँगा। अब कोई डर नहीं, कहकर वो संग्राम से लिपट गया। संग्राम उसे छोड़ने को कहने लगा, तुम बड़े कब होगे? अब अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे पापा को फ़ोन करके कह दूंगा कि मैं इसे नहीं जानता हूँ। हाँ, एक जासूस को ज़रूर जानता हूँ। अच्छा जी, ये मत समझो कि तुम्हारे काम हो गए अभी। तुम्हारी माँ और भाई का पता भी तो लगाना है। बता दोगे तो कैसे पता करोगे? सिड बोला तो संग्राम भी मुस्कुरा दिया और बोला, चलो ठीक है, सुबह की फ़्लाइट है, याद है मनाली वापस जाना है। लेकिन भाभी तो यहाँ है, तू वहाँ क्या करेगा? वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, पर हमें तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। तेरे पापा आ गए तो? संग्राम ने कहा, ऐसा करो, तुम जाओ। मैंने तुम्हारी मम्मी के बारे में पता लगाना है। तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ से थीं? मतलब तेरे नानी का घर कौन सा है? मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं उस वक्त बहुत छोटा था। मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं है। बाकी पापा ने ये कहा कि वो बच्चलन थीं और मेरे सहोते भाई को लेकर किसी के साथ भाग गई हैं। फिर कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। ना पापा ने उनकी कोई निशानी रहने दी। संग्राम आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूं? सिड ने परेशान और दुखी होकर कहा, तुम पहले हमारे पुराने, मेरे असली पापा के ज़माने के नौकर वो मिल जाएं तो कुछ पता चले। तुझे अपने पापा के शहर का पता है? जब मुझे अपने पापा का ही पता नहीं तो उनके शहर के बारे में कैसे पता होगा? संग्राम का दिल जोरों से धड़क रहा था। कैसे होंगे उसके पापा? और उसकी मम्मी कैसी होंगी? उन्होंने उसे क्यों छोड़ा? छोटे भाई को अपने साथ ले गई थी तो मुझे भी ले जा सकती थी। क्या 20 साल में एक बार भी मेरी याद नहीं आई उन्हें? संग्राम रो पड़ा। अरे यार, तूने देखा ही है तेरे आसपास कैसे लोग थे। उन्होंने जब तुझे इतने सालों में कुछ पता नहीं लगने दिया तो क्या तुझे लगता है
कि इन्होंने तेरी मम्मी और भाई को आराम से जीने दिया होगा। सिड सोचते हुए बोला, मैं भी यही सोच रहा था। जब वो लोग मेरे साथ ये सब रहे हैं तो उनके साथ तो पता नहीं क्या क्या किया होगा। संग्राम उन दोनों के बारे में सोचकर दुखी हो गया। संग्राम, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हर्ष तुझसे इतना छोटा है, उसे तेरी मम्मी के बारे में याद है पर तुझे कुछ याद नहीं, ऐसा क्यों? सिड ने पूछा। तुम्हें पता नहीं शायद, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। मैंने जब से होश संभाला तब से, मतलब फर्स्ट क्लास से, मैं बोर्डिंग स्कूल में था। हमारे खानदान के सब बच्चों को वहीं लगाया जाता है। साल में एक बार पापा मिलने आते थे, कहते थे कि मम्मी नहीं आना चाहती। उन्होंने मेरे मन में उनके खिलाफ जहर भर दिया था। तू सोच कर देख कि एक बच्चा, उसे 5 साल की उम्र में बताया जाए कि उसकी मम्मी उससे मिलना नहीं चाहती, प्यार नहीं करती, नफरत करती हैं, तो उस पर क्या गुजरेगी। फिर अगर मैं घर भी जाता तो मम्मी से दूर ही रहता। अगर मुझे अफसोस होता है, आज मुझे अफसोस होता है कि मैंने उनके साथ ऐसा क्यों किया। फिर जब मैं 10 साल का था तो मुझे पता चला कि मेरी मम्मी छोटे को लेकर किसी के साथ भाग गई हैं। बस इसीलिए मुझे मम्मी के बारे में ज़्यादा नहीं पता। संग्राम बोला, अच्छा तो क्या हर्ष और तेरा छोटा भाई, वो इस बोर्डिंग स्कूल में नहीं गए? वो हमेशा घर पर रहते थे? सिड ने कुछ सोचते हुए पूछा। हाँ, उस वक्त मुझे ये कहा गया था कि वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इसलिए नहीं लगाया। लेकिन असल बात अब मुझे समझ आई, क्योंकि मेरे असली पापा की डेथ हो गई थी और उस स्कूल की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी। ये लोग भर नहीं सकते होंगे या भरना नहीं चाहते होंगे। संग्राम बोला, इसका मतलब हर्ष तेरी मम्मी को अच्छे से पहचानता होगा। क्यों ना मैं उसी से शुरुआत करूं? वो आंटी को ढूंढने में हमारी हेल्प भी कर सकता है। सिड बोला, हाँ यही ठीक रहेगा, मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ, वो तेरी हेल्प कर देगा। संग्राम बोला। उसने उसी समय हर्ष को फ़ोन लगाया। हेलो हर्ष, इस वक्त कहाँ हो? घर पर हूँ भैया, क्या बात है? अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं, वहीं रुकना, काम है तुमसे। संग्राम ने उसे प्यार से कहा। उसने कुछ फाइल्स पर साइन किए। फिर कुछ देर में वो लोग घर आ गए। संग्राम और सिड लिविंग रूम में बैठे और उसने हर्ष को आवाज़ लगाई। हर्ष उसी वक्त बाहर आ गया। हर्ष, ठीक हो? संग्राम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। हाँ जी भैया। वो लोग बेशक बुरे थे, पर ये बात भी सच है कि हैं तो मेरे माँ बाप। दुख लगता है वो सब सोचकर। हर्ष रो पड़ा। संग्राम ने उसे गले लगा लिया और बोला, नहीं ऐसे रोना नहीं, मैं हूं ना, मैं सारी उम्र तेरे साथ रहूंगा भैया, कहकर हर्ष एक छोटे बच्चे की तरह उससे लिपटकर रो पड़ा। दोनों कुछ देर ऐसे ही रोते रहे। फिर सिड ने दोनों को चुप कराया, फिर दोनों को पानी दिया, फिर दोनों थोड़े सहज हुए। हर्ष, हम एक जरूरी काम से आए हैं, क्या तुम बात कर सकते हो? संग्राम ने पूछा। हाँ भैया पूछो, मैं अब ठीक हूँ, हर्ष मुंह पहुँच कर बोला। हर्ष, तुमने माँ को देखा था ना, तुम आज उन्हें देखकर पहचान लोगे क्या? संग्राम ने उसे प्यार से पूछा। हाँ भैया, मैंने बड़ी मम्मी को देखा है, लेकिन अब पहचान पाऊंगा या नहीं ये कह नहीं सकता। कोई बात नहीं, सिड मम्मी को ढूंढने लगा है। हर्ष, तुम सिड की हेल्प करना, इससे हम मम्मी को आसानी से ढूंढ पाएंगे। संग्राम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। ठीक है भैया। फिर उसने सिड से फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। अगले दिन संग्राम मनाली वापस आ गया। वो शाम को सहस की मम्मी को मिलने गया। आंटी कैसी हो आप? अरे शरद, तुम कब आए? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, दोपहर में ही आया था आंटी जी। चलो अच्छा है, अब मेरा भी दिल लग जाएगा। तुम लोगों के आने से पहले भी तो मैं यहीं रहती थी, पर अब तुम लोगों की आदत हो गई है, पता नहीं क्यों, पर घर खाली खाली सा लगता है। मैडम बोली, ये आदत ही सबसे बुरी चीज़ है आंटी, किसी की आदत पड़ जाए तो मुश्किल से छूटती है। शरद अपने दिल में छवि को याद करते हुए बोला। भैया जी कैसे हैं आप? घर पर सब ठीक है? मौली चाय लेकर आई तो उसने शरद से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो? और राजू कैसा है? सब ठीक है भैया जी। चाय पीने के बाद शरद अपने घर आ गया। छवि के बिना उसका दिल नहीं लग रहा था। वो बैठा छवि के बारे में सोचने लगा। उसने छवि की वो आखिरी बात याद आई, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। लो छवि, जितना वक्त लेना है लो, लेकिन अंत में तुम मुझ पर भरोसा करने लगोगी और मेरे पास ही आओगी। तब मैं तुम्हें सारे जहान की खुशियाँ दूंगा, तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा। अपने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, तब तुम अपना पास्ट भूल जाओगी। वो बालकनी में खड़ा होकर छवि की बालकनी की तरफ देखता रहा। उसे लग रहा था कि वो सामने बालकनी में बैठी उसकी तरफ ही देखकर मुस्कुरा रही है। वो भी अपने हाथ पर अपने मुंह को टिकाए आराम से बालकनी से सटा खड़ा रहा। वो सोच रहा था कि छवि के आने से उसकी लाइफ ही बदल गई। 1 साल पहले उसने सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा। उसे लड़कियों से नफरत थी और आज वो लड़की के लिए यहाँ मनाली में बैठा है। वो बालकनी में खड़ा छवि के बारे में सोच रहा था
कि छवि का फ़ोन आता है। उसने नाम पढ़ते ही संग्राम ने फ़ोन उठा लिया और एकदम से बोला, हाँ छवि, क्या बात है, ठीक तो हो? उसे चिंता हुई कि 9 बज रहे हैं, ये इतनी रात को फ़ोन क्यों कर रही है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है? छवि ने फ़ोन की तरफ ध्यान से देखा। उसने नंबर तो शरद का मिलाया है, ये संग्राम की तरह क्यों बोल रहा है? तो वो बोली, शरद जी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं क्या? तब संग्राम को एहसास हुआ कि छवि ने शरद को फ़ोन किया था और वो संग्राम के रूप में बोल गया। उसने खुद को संभालते हुए बोला, छवि जी, वो मैं सो रहा था, आपका फ़ोन सुनकर एकदम घबरा कर उठ गया था, इसलिए जुबान फिसल गई थी। सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो समझी कि किसी और ने आपका फ़ोन उठा लिया। वो मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, मैं कल वापस आ रही हूँ। पहले मैंने परसों आना था, पर यहाँ सब समेट लिया है तो सोचा कि वापस आ जाऊँ। आंटी तो इस वक्त आराम कर रही होंगी, इसलिए आपको फ़ोन किया है। मैं दोपहर को पहुँचूँगी, क्या आप लेने आ सकते हैं या राजू को भेज दीजिएगा? छवि बोली, कोई बात नहीं, आप फ्लाइट का समय बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा, शरद बोला। फ़ोन रखने के बाद संग्राम के दिल को थोड़ा सा झटका लगा कि उसने मदद के लिए शरद को फ़ोन किया है। क्या उसने सोच लिया है कि वो मेरी जगह शरद को चुनेगी? कोई नहीं, छवि, अगर तुम शरद को चाहोगी तो मैं खुद को हमेशा के लिए मार दूंगा और तुम्हारे साथ शरद बनकर रह लूँगा। फ़ोन बंद करने के बाद छवि सोचने लगी कि ये उसे धोखा हुआ या सच में शरद ने उससे संग्राम की तरह बात की थी। नहीं, कहाँ शरद, कहाँ संग्राम। नहीं, मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। मैं संग्राम के बारे में ज़्यादा ही सोचने लगी हूँ, इसलिए ये सब हो रहा है। मैंने उसकी वजह से यहाँ से जल्दी जाने का सोचा है, इसी कारण से मुझे शरद की आवाज़ उसके जैसी लगी। अगली सुबह उसने शरद को अपनी फ़्लाइट का नंबर सेंड कर दिया। फिर वो आंटी और अंकल जी को थैंक यू कहकर निकल दी। सहस उसे लेने आया था। वो और मीना उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। छवि, मम्मी से कह देना मेरा कुछ काम रहता है वो करके आऊँगा। मैं जो पार्ट टाइम जॉब करता हूँ ना, उसका टाइम 2 महीने में पूरा होगा, उसके बाद आऊँगा। असल में वो वहाँ रहकर संग्राम के बारे में और फैमिली के बारे में पता लगाना चाहता था। कोई नहीं, आराम से रह, मैं कह दूंगी, छवि बोली। फिर वो उसे एयरपोर्ट छोड़कर चले गए थे। मीना के मम्मी पापा भी अब सहस को पसंद करने लगे थे। वो यहाँ से मीना को छोड़ने उसके घर चला गया। छवि 2 घंटे में मनाली एयरपोर्ट पहुँच गई। उसने बाहर निकलकर इधर उधर देखा तो उसे सामने शरद दिख गया। उसने हाथ हिलाकर उसे बुलाया। शरद उसके पास गया और उसका सामान पकड़ लिया। उसने सिर हिलाकर उसे नमस्ते किया और बोली, शरद जी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, आपके एग्ज़ाम कैसे हुए? अच्छे हो गए हैं। ये आपने अच्छा किया कि एग्ज़ाम दे दिए, अब आप फ्यूचर में कुछ कर सकेंगी, नहीं तो 2 साल की मेहनत बेकार हो जाती। शरद ने जानबूझकर कहा ताकि छवि के मन में उसे और संग्राम को लेकर कोई शक न रहे। हम छवि हाँ, छवि आंखें बंद करके बैठी थी। असल में वो सच में अब शरद को संग्राम से कंपेयर किए जा रही थी कि शरद ये कह रहा है और संग्राम ये कहता था। शरद ने सोचा कि वो सो गई है तो वो चुप हो गया। छवि सच में ही सो गई थी। जब वो घर पहुंचे तो शरद ने उसे जगाया। वो उतरकर अंदर आई। आज संडे था तो आंटी घर पर ही थी। वो छवि को देखकर बहुत खुश हुए। देखा, मेरे सहज से तो मेरी छवि अच्छी। कल पेपर खत्म हुए और आज यहाँ आ गई। एक वो है कि आया ही नहीं, मैडम बोली। आंटी जी, सहज कह रहा था कि उसने उसने जो पार्ट टाइम जॉब का टाइम पूरा करना है। अब 3 महीने का समय रह गया है, उसके बाद वो आपके पास ही आएगा, छवि बोली। जानती हूँ, उसने तुझे कहकर भेज दिया होगा कि ये करना है और तू उसकी बातों में आ जाती है, मैडम बोली। नहीं आंटी जी, वो सच कह रहा था। अच्छा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? वो मौली से पूछते हुए उसके पीछे किचन में चली गई और बर्तन उलट पलट कर खाना ढूंढने लगी। अच्छा आंटी जी, मैं चलता चलता हूँ, कंपनी में जाना है। शरद छवि का सामान उसके कमरे में रख कर वापस आकर बोला, बेटे, कुछ देर में खाना लग जाना था, तुम खाकर ही चले जाते। आंटी जी, मैंने खाना खा रखा है, नहीं तो रुक जाता, कहकर वो वहाँ से आ गया। छवि ने उसे जाते देखा तो दौड़ के आई और बोली, थैंक यू शरद जी, मेरे कारण आपका काम रुका, इसमें थैंक यू की क्या बात है? दोस्तों दोस्तों के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा, शरद बोला। ठीक है, आगे से नहीं कहूँगी, कहकर छवि उसे दरवाजे तक छोड़ कर आई। जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। रोज उठना, तैयार होना, नाश्ता करना और स्कूल जाना, फिर स्कूल से वापस घर आ जाना, आंटी से बातें करना, फिर बालकनी में बैठकर स्कूल का सारा काम करना, फिर सो जाना। बस यही छवि का रूटीन हो गया था। उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। दिन तो फिर भी गुजर जाता था, पर रात को उसे अक्सर संग्राम याद आता।
उसकी बातें, उसका गुस्सा, उसका प्यार सब याद आता। कभी उसे लगता कि उसे संग्राम के पास वापस जाना चाहिए, तो कभी लगता कि नहीं, संग्राम का भी तो तब से कोई फ़ोन नहीं आया था। वो रोज़ सोचती कि वो करेगी, लेकिन फिर ये सोचकर नहीं करती कि उसने कौन सा किया है जो मैं करूं। बस पहले आप के चक्कर में उनकी उम्र बीतती जा रही थी। इधर संग्राम यानी शरद का रोज का काम था कंपनी जाना। वो सारा दिन कंपनी में सिर खपाता। उनका ब्रांड काफ़ी फेमस हो गया था। फेमस होने के कारण काम भी बढ़ गया था। तब संग्राम ने मनाली में ही एक और कंपनी खोल ली। यहाँ वर्कर्स की कमी नहीं थी। 2 कंपनियां संभालना मुश्किल तो था, पर एक पर ज़्यादा बर्डन पड़ता था। अब कुछ आराम था। वो दिन में वो जितना भी बिजी रहता था, पर रात को वो बालकनी में बैठकर छवि को देखना नहीं भूलता था। छवि को देखकर वो सारी थकान भूल जाता था। वो बैठा उसे ही देख रहा था कि सिड का फ़ोन आया। हेलो सिड, हाँ क्या खबर है? यार बहुत ढूंढा पर तेरी मम्मी और भाई का कुछ पता नहीं चल पाया। हर्ष के साथ कई पुराने नौकरों के घर गए पर किसी को कुछ पता नहीं था। सब यही कहते हैं कि बहुत अच्छी थी, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कहता है ना हर्ष? सिड बोला, हाँ भैया, किसी को कुछ नहीं पता। मैं तो खुद चाहता था कि मम्मी और छोटू मिलें, पर शायद मेरी किस्मत में ही उनसे मिलना नहीं है। हर्ष ने सिड का फ़ोन पकड़कर संग्राम से कहा, मुझे पता था, इतनी पुरानी बात है, कैसे मिलते। अच्छा तू वापस आ जाना, काम बहुत बढ़ गया है, संग्राम बोला। ओके कहकर सिड ने फ़ोन बंद कर दिया। अहमदाबाद। हर्ष ने सिड की हेल्प तो की, लेकिन वो उन्हीं नौकरों के पास ले गया था जो इसे पहचानते थे, और उन्होंने वो ही बोला इसने जो सिखाया था। वो सिड के जाने के बाद नौकर के पास गया और नौकर ने उसे एक पर्ची पकड़ाई। उसे देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो झट से कार लेकर निकल गया, पर उसे ये नहीं पता था कि कोई उनका पीछा भी कर रहा है। ये सिड था। सिड को हर्ष पर पहले ही भरोसा नहीं था। उसने मन में कहा, बाप पर पूत, नस्ल में घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, मतलब कि बाप बेटा एक जैसा ही होगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही। ये सोचकर वो हर्ष पर नज़र रख रहा था। उसने इसी नाटक के तहत जानबूझकर संग्राम को फ़ोन किया था कि हर्ष सोचे कि उसने केस छोड़ दिया है। हर्ष पुराने शहर की तरफ जा रहा था। सिड हैरान रह गया, क्योंकि हर्ष उनके घर के सामने रुका था और बेल बजाकर दरवाज़ा खुलने पर अंदर चला गया। सिड अपने घर के कोने कोने से वाकिफ था। वो कार से निकलकर दीवार के साथ खिसकता हुआ लिविंग रूम की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। अंदर हर्ष सिड के पापा से बात कर रहा था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? सुना है तुम्हारे पापा को जेल हो गई है। आखिर उसे अपने किए की सज़ा मिल ही गई। सिड के पापा बोले, अंकल आपसे एक बात पूछनी है। आपका संग्राम भैया की मम्मी के साथ क्या रिश्ता था? असल में मैं भैया के कहने पर मम्मी को ढूंढ रहा हूँ। मुझे इसी सिलसिले में एक पुराने नौकर ने आपके बारे में बताया है कि अक्सर मेरे पापा उससे लड़ते वक्त आपका नाम लेते थे। क्यों? हर्ष ने बड़े ही आदर से पूछा। सिड के तो होश ही उड़ गए। उसे लगा मानो किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। वो दीवार का सहारा लिए खड़ा था, नहीं तो नीचे गिर जाता। मेरे पापा और संग्राम की मम्मी, ये क्या पहेली है? वो और ध्यान से सुनने लगा। तुम्हें तो क्या किसी को भी ये पता नहीं कि संग्राम के पापा मेरे दोस्त थे। उसने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके बाद भाभी जी और बच्चों का ख्याल रखूंगा, हर मदद करूंगा। लेकिन उसके बाद मैं भी अपनी बीवी बच्चों में बिजी हो गया। भाभी की तुम्हारे पापा से शादी का मुझे बहुत देर बाद पता चला। फिर जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने बताया कि वो तुम्हारे पापा से परेशान हैं। उसने एक पत्नी और रखी हुई है। वो कह रही थी कि ये उसे और उसके बेटों को मार देगा, और ये भी कि वो कहीं दूर जाना चाहती हैं। मैंने उनकी हेल्प करने का वादा किया और उन्हें वहाँ से भगा लाया था। फिर मैं उन्हें स्टेशन छोड़ आया था। वहाँ से उन्होंने मुझे वापस भेज दिया था ताकि कोई मुझ पर शक ना करे, पर शायद तेरे पापा को किसी ने ये कह दिया कि वो किसी के साथ भागी है। उसके बाद वो कहाँ गए मुझे कुछ नहीं पता, उसके पापा ने बताया। ये सब सुनकर सिड को कुछ शांति हुई। वो तो गलत ही समझा था। उसे अपने पापा पर गर्व हो रहा था कि उन्होंने संग्राम की मम्मी की हेल्प की। अब वो अपने दोस्त को सम्मान से ये बात बता सकेगा कि वो उसके पापा थे जिन्होंने उसकी मम्मी को उस नर्क से भागने में मदद की। वो खुद से ही खुश हो रहा था। वो अपनी जगह से बाहर आया और सीधे दरवाजे की बेल बजा दी। उसने सोचा कि दरवाज़ा पहले की तरह उसके पापा खोलेंगे, तो दरवाज़ा खुलते ही वो आंखें बंद करके उनसे लिपट गया। अरे मालिक, क्या कर रहे हैं आप? उनका नौकर रामू बोला। तब उसे पता चला कि ये क्या हो गया, पर उसने बात बदलते हुए कहा, कैसे हो मसूद भाई?
मैं तो आपको जादू की झप्पी दे रहा था, उसने हंसते हुए कहा। रामू हंसता हुआ अंदर चला गया। वो भी लिविंग रूम की तरफ चल दिया। हर्ष उसे देखकर चौंक गया। अरे भैया आप! हर्ष तू यहाँ कैसे आया? और सुना संग्राम ठीक है? उसने पापा से बचाकर हर्ष को आंख मारी। हाँ भैया, भैया भी ठीक हैं। तुझे आज घर की याद कैसे आ गई? उसके पापा देखते ही बोले। उसने आगे बढ़कर पापा के पैर छुए। बहुत बिजी था पापा, अभी थोड़ा सा फ्री हुआ तो आ गया। उसने बच्चों की तरह कहा। आ गया तू? आ बेटा इधर आ। इनका तो काम यही है, आते ही शुरू हो जाते हैं। कभी नहीं सोचते कि पता नहीं किस हाल से आया होगा, कुछ खाया है या नहीं। उसकी मम्मी अंदर से आते हुए बोली। अरे ये क्या कह रही हो? मैंने क्या इसके गोली मारी है? यही पूछा कि आज कैसे आ गया, पापा बोले। हर्ष उनका प्यार देखकर अपना टाइम याद कर रहा था। उनके घर में कभी ये माहौल नहीं हुआ करता था। ये प्यार भरी लड़ाइयाँ उसने कभी नहीं देखी। हर्ष तुम भी खाना खाकर जाना, सिड ने कहा तो हर्ष रुक गया। खाना खाकर जब वो लोग जाने लगे तो सिड ने उसे बाहर तक छोड़ने गया। वो बाहर आते ही बोला, हर्ष ये सब क्या है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बताया क्यों नहीं कि तुम्हें कुछ पता चला था? भैया मेरे मन में कोई गलत बात नहीं थी। मुझे नौकर से यही पता चला था कि मेरे पापा अक्सर लड़ते वक्त संग्राम की मम्मी को आपके पापा का नाम लेकर लताड़ा करते थे। वो कहते थे कि इनका आपस में गलत रिश्ता है। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ सच हो और आपको दुख पहुंचे, इसलिए मैं अकेला आ गया, हर्ष बोला। अब क्या पता चला फिर? इनके बीच कुछ भी गलत नहीं था, वो तो सिर्फ मम्मी की हेल्प कर रहे थे पापा से दूर जाने में, हर्ष बोला। फिर वो चला गया। सिड अंदर आ गया। फिर मम्मी के जाने के बाद सिड ने पापा से पूछा, पापा क्या आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि संग्राम की मम्मी कहाँ चली गई? नहीं बेटा, मैं तो उन्हें स्टेशन पर ही छोड़ आया था। वहाँ से वो कहाँ गए उसके बाद उनका कोई फ़ोन भी नहीं आया। मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश इसलिए नहीं की कि उसके पापा ने मेरी बदनामी कर दी थी, इसके पापा ने, ये कहकर कि हमारे बीच नाजायज़ संबंध है। लोग हमें परेशान करने लगे थे। ये तेरी मम्मी का प्यार था जिसने कभी भरोसा नहीं छोड़ा। हम पुराना घर छोड़कर यहाँ आ गए। संग्राम के पापा वहाँ से और भी पॉश इलाके में चले गए, उसके पापा ने बताया। सहज सारे शहर में संग्राम को ढूंढता फिर रहा था। उसे वो कहीं नहीं मिला तो वो उसकी कंपनी पहुंच गया, लेकिन संग्राम वहाँ भी नहीं मिला। उसे वहाँ ओम मिला। सहस ने उससे पूछा, जी क्या मैं संग्राम जी से मिल सकता हूँ? सॉरी वो यहाँ नहीं है। कहाँ गए ये भी नहीं पता। आप कौन और आपको क्या काम था? ओम ने पूछा। कुछ नहीं, बस दोस्त है, मिलने आया था, कहकर सहस वापस आ गया। वो बहुत कुछ कहना चाहता था और सुनना चाहता था, पर वो मिला ही नहीं। मनाली। छवि रोज की तरह स्कूल से वापस आई तो उसे घर में शरद मिल गया। अरे आप! मैं आंटी की खबर लेने आया था। मिल लिया, अब वापस जा रहा था। आप मेरे साथ बैठते ही नहीं। आपने कभी कहा ही नहीं, उसने फ्लर्ट करते हुए कहा। फिर वो उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। उसे पता ही नहीं चला। आपका कमरा बहुत ही सुंदर है। छवि ने चौंक कर पीछे देखा। उसे पता नहीं था कि वो उसके कमरे में आ जाएगा। छवि बोली, चलिए हम लिविंग रूम में बैठते हैं, मुझे आपसे एक बात कहनी है। असल में मैं आपको पसंद करता हूँ। आप बहुत ही सुंदर हैं। आपको पहली बार देखा तभी से आपसे प्यार हो गया, शरद बोला। छवि की समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। वो शरद की दोस्ती खोना नहीं चाहती थी, पर उसके प्यार को भी अपना नहीं सकती थी। उसे इस सिचुएशन ने सहस की याद दिला दी। उसे लगा कि जब समझाने से सहस समझ गया है तो ये भी समझ जाएगा। वो बोली, शरद जी आप प्लीज़ ऐसी बातें ना कीजिए। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ, तो ये बातें आप मुझसे तो ना कीजिए। आपकी बातों से साफ पता लगता है कि आप मुझे नापसंद करती हैं। मुझे इतनी ही खुशी है। वो पति जो साल भर से आपसे मिलने नहीं आया, जिसने कभी आपकी कद्र भी नहीं की, आप उसके लिए खुद को तबाह क्यों कर रही हैं? शरद उसे उकसाने के लिए बोला। देखिए शरद जी, बात पसंद नापसंद की नहीं है। आप दोस्त हैं और मैं आपको एक दोस्त के तौर पर पसंद करती हूँ। प्यार मैं सिर्फ अपने पति से करती हूँ। वो जो भी हैं मेरे पति हैं। मुझे उनके प्यार का इंतज़ार है और मुझे पता है कि वो मुझे प्यार करते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं। छवि बोली, क्या पता वो भी तुम्हें प्यार करता हो पर तुम्हें पता नहीं ना हो। शरद बेध्यान में बोल गया। वो खुद को संग्राम समझकर बोला। वो भूल गया कि वो शरद है। कुछ कहा आपने? छवि भी संग्राम के ख्यालों में खोई थी, इसलिए उसने शरद की बात सुनी ही नहीं। नहीं, अच्छा मैं चलता हूँ, कहकर शरद चला गया। शरद अपने कमरे में आया तो ओम का फ़ोन आया। शरद ने उठाया। हेलो ओम, क्या बात है? सर वो सहस आया था, कह रहा था आपसे मिलना है। मैंने कह दिया कि मुझे नहीं पता कि आप कहाँ हैं, ओम ने बताया।
चलो मैं ही बात कर लूँगा। और बाकी सब तो ठीक है ना? उससे कुछ देर बाद बात करने के बाद शरद ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर से छवि के बारे में सोचने लगा। उसने छवि को साफ कह तो दिया था कि वो उससे प्यार करता है। फिर ये ऐसा क्यों कहती है कि उसे मेरे प्यार का इंतज़ार है? क्यों? वो सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन फिर बजने लगा। इस बार सिड का फ़ोन था। उसने उठाया। हेलो, हाँ, कब आ रहा है? कल आऊँगा। लेकिन अभी तो ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी मम्मी के बारे में एक कड़ी और मिली है। तुम जानते हो, उस नौकर ने हर्ष को बताया था कि मेरे पापा का तुम्हारी मम्मी से कोई रिश्ता था, क्योंकि उसने बताया कि तुम्हारे सौतेले पापा तुम्हारी मम्मी से मेरे पापा का नाम लेकर अक्सर लड़ते थे। मुझे हर्ष पर शक हो गया था, सो मैंने भी चोरी से उसका पीछा किया और अपने घर पहुंच गया। फिर मैंने उनकी सारी बातें सुन लीं। अच्छा, अब ये जासूसी नॉवल पढ़ना बंद कर दे और सीधे बता कि आगे क्या पता चला, संग्राम ने चिढ़कर पूछा। यार, स्टोरी पूरी तो सुनाने दे, बीच में ना टोकना। हाँ, तो मैंने उनकी बातें सुनी, फिर खुद भी पापा से पूछा। वो बता रहे थे कि वो तेरे पापा के दोस्त थे और उनसे वादा किया था कि वो उनके बाद तेरी मम्मी और तुम दोनों का ख्याल रखेंगे। सो वो तुम्हारी मम्मी का हाल चाल पूछने जाते थे। तुम्हारे सौतेले पापा को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इन दोनों को बदनाम कर दिया। पापा ने जाना कम कर दिया, पर तुम्हारे सौतेले पापा ने मम्मी को बहुत तंग किए कर दिया, तो वो यहाँ से भागना चाहती थीं। उन्होंने पापा को फ़ोन किया तो पापा ने ही उन्हें स्टेशन तक छोड़ा था। फिर ये वापस आ गए थे। वो कहाँ गईं इन्हें भी नहीं पता, सिड बोला। मतलब हम फिर से डेड डेड एंड में आकर फंस गए। चलो कोई नहीं, अब उस भगवान पर बात छोड़ दी, उसने मिलाना होगा तो मिला देगा। चल आ जाना, फिर बैठकर बात करते हैं, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और बालकनी में आ गया। छवि भी बालकनी में बैठी काम कर रही थी। उसका शरद की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। शरद जान गया था कि वो शरद को नहीं देखेगी, लेकिन वो खुश था कि वो संग्राम को चाहती है। वो अपनी मम्मी को ढूंढ नहीं पाया, इसका दुख हो रहा था, पर खुशी भी थी कि छवि उसे चाहती है। वो रोज की तरह बालकनी में बैठकर छवि को देखता रहा। छवि काम कर रही थी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, तो उसकी नज़र सामने बालकनी में बैठे शरद पर पड़ी। तो शरद मुस्कुरा दिया और अपना काम करने लगा। छवि भी अपना काम करने लगी। अगली सुबह छवि स्कूल गई। वो रोज की तरह काम कर रही थी, पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसे बात बात पर संग्राम याद आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैडम ने उसे एक दो कामों में देखा, उसे कुछ कह रहे थे तो वो कुछ कर रही थी, तो मैडम ने उससे पूछ ही लिया, छवि क्या बात है बेटा, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ जी आंटी जी, तबीयत तो ठीक है। वो असल में वहाँ मैं संग्राम जी से मिली थी। आज पता नहीं क्यों वो बहुत याद आ रहे हैं। बस किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है, छवि बोली। वहाँ क्या तुम्हारे बीच कोई झगड़ा हुआ जो परेशान हो? नहीं आंटी जी, झगड़ा तो नहीं हुआ। वो जा रहे थे तो सहस ने उनसे मुझे अपने साथ ले जाने को कहा था, पर उन्होंने कहा कि मुझसे पूछो चलोगी या नहीं। तो मैंने कह दिया था कि जिस दिन मुझे उन पर भरोसा होगा तब मैं जाऊंगी। उस वक्त मैंने उनकी आंखों में अपने लिए जो प्यार देखा था, वो मुझे अब बार बार याद आ रहा है। छवि ने अपने दिल की बात बता दी। बेटे, अगर तुम्हें लगता है कि सब ठीक है तो तुम उसे यहाँ बुला लो, एक बार बैठकर बात क्लियर कर लो। अगर जिस प्यार का तुम्हें इंतज़ार था वो तुम्हें नज़र आ गया, तो तुम्हें अब और उससे दूर नहीं रहना चाहिए। क्यों तुम खुद को और उसे सज़ा दे रही हो? मैडम ने समझाया। शायद आप ठीक कह रहे हो, पर अच्छा आप बताइए। मैंने अपने कानों से सुना कि उन्होंने बुआ से कहा कि ये उनका बच्चा नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं चाहिए। बुआ कह रही थीं कि वो इसे ख़त्म कर देंगी, तो इन्होंने कहा कि ये खुद उसे ख़त्म कर देंगे। ये सब सुनकर मैं क्या समझूं? आप ही मुझे बताइए। एक पत्नी जो अपने पति के लिए सब कुछ सहती है, उसके बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, वही पति कहे कि ये बच्चा उसका नहीं है, तो ये उसके और उसके बच्चे दोनों को गाली देने के बराबर है कि नहीं? ये सब सुनने के बाद मैं उनसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? पर ये मेरा दिल सच में उनसे और सिर्फ उनसे प्यार करता है। मुझे लड़कों की कमी नहीं है, पर मैं ऐसी हूँ नहीं। बोलते बोलते वो रोने लगी और रोती चली गई। मैडम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, कई बार इंसान के गलत समझने में गलती हो जाती है। तुम उन दिनों की बातें याद करके सोचो कि तुम्हारा पति का तुम्हारे साथ व्यवहार कैसा था। वो तुमसे प्यार करता था, बच्चे की केयर करता था। प्यार तो वो बहुत करते थे, केयर भी करते थे, बच्चे को लेकर खुश भी बहुत थे। और जब मिसकैरेज हुआ तो उन्हें बहुत दुख भी हुआ था, रोए भी बहुत थे। मुझे लगा कि कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं वो। छवि बोली, तुम एक बार उसे बुलाकर उसके साथ बैठकर बात कर लो। छोटी सी जिंदगी है, यूं ही ना गुजार देना, मैडम ने समझाया।
छवि ने रोना बंद किया और मैडम से ओके कहकर मुंह धोने चली गई। शरद कंपनी का काम देख रहा था कि शिव कुमार आया और बोला, सर नई शर्ट तैयार हो गई है, उसकी प्रमोशन करने के लिए भी सब तैयार हैं, बस वो मॉडल छुट्टी कर गया, तबीयत खराब हो गई है उसकी। सर क्यों ना मॉडलिंग आप कर लो, मॉडल से ज़्यादा मॉडल लगते हो आप, आपका रॉब कपड़े को फेमस कर देगा। कुछ हिचकिचाहट के बाद शरद मान गया और उसने हर डिज़ाइन की शर्ट पहनकर मॉडलिंग की। सच में उसका रॉब ही अलग था। वो ऑफिस कुर्सी में बैठा काम करते हुए बहुत जच रहा था। उसका हर पोज अच्छा था। दोपहर को सिड भी आ गया तो वो बोला, मैं भी करूँगा। तो शरद ने एक दो शर्ट्स उसे पहनाकर इससे भी मॉडलिंग करवाई। इसे डार्क रंग पसंद है तो इसे हरे नीले लाल कपड़े पहनाओ, शरद बोला। शरद का फ़ोन बजने लगा। उसने नाम पढ़ा और झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो सहस, क्या बात है? वो संग्राम की कड़क आवाज़ में बोला। भैया, मैं आपसे मिलना चाहता था। मुझे पता है कि आप अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हो। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपकी मम्मी और भाई को जानता हूँ तो? सहस बोला। सहस, तुम जानते हो? मुझे ऐसी बातों में मजाक पसंद नहीं है। नहीं भैया, मैं आपसे मजाक क्यों करूँगा? वो तो मैंने सोचा आपको मदर्स डे पर आपकी मम्मी गिफ्ट में दे देता हूँ, सहस बोला। सहस, तुम्हें कैसे पता? आप ये सब छोड़िए, कल मदर डे है, मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा, आप अपनी माँ को मिल लीजिए, कहकर सहस ने फ़ोन बंद कर दिया। शरद पागलों की तरह खड़ा फ़ोन को देख रहा था। तभी सहस का मैसेज आया। उसने झट से खोलकर देखा और एड्रेस देखकर वो हैरान हो गया। उसने सहस को दोबारा फ़ोन किया। सहस, तुम सच कह रहे हो? इस एड्रेस पर मुझे मेरी मम्मी और भाई मिल जाएंगे? हाँ भैया, हाँ भैया, सहस ने धीरे से भावुक होकर कहा। शरद की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो और सहस कुछ देर चुप रहे, फिर फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटते ही सहस और शरद दोनों रो पड़े। सहस उसी वक्त मनाली के लिए निकल पड़ा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए नमस्कार।